आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो अगर आपने रात को सुनी तो बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसों से उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा महल धुंध और सन्नाटे में डूबा। रात को ऐसे दिखता था मानो किसी ने उसे दुनिया से अलग कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी लकड़ी, बासी पानी और किसी अनदेखे शव की। गांव वाले कहते हैं जब भी हवा उस दिशा से चलती है उनके सपनों में वही महल आ जाता है और सुबह उठने पर आंखों में लाल धब्बे और हाथों में मिट्टी लगी होती है, जैसे वे रात में खुद वहां गए हों। उस रात चांद बादलों में छुपा था, आसमान काले मखमल जैसा लग रहा था, परछाइयां लंबी और तिरछी होकर जमीन पर फैल रही थीं। महल की टूटी खिड़कियों से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जबकि अंदर कोई रहने वाला नहीं था। लोग कहते थे वहां जो दिखता है वो रोशनी नहीं, आत्माओं की आंखें हैं। 4 लोग शहर से आए थे। अर्जुन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उसकी टीम की रिया, कबीर और साउंड इंजीनियर विवेक। वे पुराने महलों पर एक सीरीज बना रहे थे और गांव के बुजुर्ग ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी, महाराज के महल में कदम मत रखना वरना तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने इसे लोक कथा समझकर हंस दिया। महल के मुख्य दरवाजे तक जाते जाते हवा ठंडी और भारी हो गई। हर कदम के साथ जैसे जमीन अंदर से खोखली लगने लगी। दरवाजे के पास पहुंचते ही रिया ने नोटिस किया, लकड़ी पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे फाड़ने की कोशिश की हो। अर्जुन ने दरवाजा धकेला। एक लंबी ठंडी सांस जैसी आवाज आई और अंधेरा उनके सामने खुल गया। महल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सन्नाटा था। कोई चेचराहट, कोई हवा का बहाव, कुछ भी नहीं, बस उनके अपने कदमों की गूंज जो दीवारों से टकराकर लौट रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, गूंज लौटने में आधा सेकंड ज्यादा लग रहा था, जैसे आवाज को कहीं से होकर वापस आना पड़ रहा हो। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच बीच में किसी के ताजे पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, गीले और एकदम साफ। रिया के हाथ कांपने लगे। विवेक ने कहा, यह तो बच्चे के पांव के निशान लग रहे हैं, पर यहाँ तो सालों से कोई। उसकी बात पूरी होने से पहले ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे की हंसी गूंजी, हल्की लेकिन इतनी साफ कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और कहा, शायद कोई गांव का बच्चा अंदर आ गया है। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ महल का अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे ऊपर पहुंचे दीवारों पर पुराने चित्र दिखने लगे, राजा, रानी और उनके बच्चे, लेकिन हर पेंटिंग में चेहरों की जगह काली खाली जगह थी। अचानक रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को भी गंध आ रही है? कबीर ने सूंघा। हाँ, हवा में लोहे जैसी गंध थी, खून जैसी। वे उस कमरे तक पहुंचे जहां से हंसी आई थी। दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन ने धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली था, बस फर्श पर एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हट गया, लेकिन कमरे की हवा में किसी की मौजूदगी अभी भी महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। अर्जुन ने कैमरा घुमाया, पर लेंस के पार सिर्फ धुंध और अंधेरा था। रिया ने धीरे से झूला कुर्सी को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी से लगी, कुर्सी रुक गई और पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी के भीतर मानो कहीं बहुत दूर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी, टूटी फूटी, घुटी हुई। चलो नीचे चलते हैं, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जिज्ञासा और जिद दोनों थे। इतना करीब आकर वापस नहीं जा सकते, हमें जानना होगा कि ये सब क्या है। वे कमरे से बाहर निकले और लंबे गलियारे में बढ़े। गलियारे की दीवारों पर काले धब्बे थे जो पास से देखने पर सूखे खून जैसे लगते थे। बीच बीच में पुराने दीपक टंगे थे जिनमें कोई आग नहीं थी, लेकिन में हल्की सी लाल रोशनी झिलमिला रही थी, मानो अंदर अंगारे पड़े हों। गलियारे के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लोहे के मोटे ताले लगे थे। ताले पर जंग थी, लेकिन उसमें उंगलियों के ताजे निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। अर्जुन ने ताला खींचकर देखा। हैरानी की बात थी, ताला खुल गया, जैसे वह बस उनका इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुलते ही एक भारी बासी हवा का झोंका आया, जिसमें राख, मिट्टी और जलते मांस की गंध थी। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगल ली जा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग था। उस पर बारीक धूल जमी थी, लेकिन उसके चारों कोनों में लोहे की जंजीरें बंधी थी, जिन पर गाढ़े लाल निशान थे। रिया के हाथ कांपने लगे। ये तो किसी को बांधने के लिए इस्तेमाल होता होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। अचानक दीवार पर लटकी एक तस्वीर उनकी नजर में आई। उसमें एक औरत थी, लाल जोड़े में, माथे पर बिंदी, लेकिन चेहरा एकदम काला, जैसे आग में झुलस गया हो।
तस्वीर की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे वो उन्हें देख रही हों। विवेक ने तस्वीर की ओर कैमरा किया और उसी पल तस्वीर के काले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। रिया चीख पड़ी। उसी क्षण दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जंजीरें खड़खड़ाने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। वो लौट आई है, रात अधूरी है, तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वह पत्थर की तरह अचल हो चुका था। तभी पलंग पर बंधी जंजीरें अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। रिया ने कांपते हुए पूछा, ये जगह आखिर है क्या? तभी एक भारी धीमी आवाज गूंजी, ना आदमी की ना औरत की, बल्कि किसी गहरे कुएं से आती हुई। ये मेरी शादी का कमरा है। वह भारी गहरी आवाज जैसे दीवारों के भीतर से आ रही थी। अर्जुन, रिया, विवेक और कबीर चारों ठिठक गए। उनकी सांसें रुक सी गईं। मेरी शादी की रात, आवाज दोहराई गई और पलंग पर पड़ी जंजीरें ऐसे झंझना उठी जैसे किसी ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से हिलाया हो। रिया ने कांपते हुए कैमरा अर्जुन से पकड़ा और फुसफुसाई, ये इंसान की आवाज नहीं है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर दीवार पर लटकी तस्वीर पर टिकी थी। तस्वीर में जो औरत थी, उसकी आंखें अब और भी चमकदार लाल हो चुकी थी और उसके होठों पर फैलती मुस्कान अब लगभग दांत दिखा रही थी। कमरे में अचानक तापमान गिर गया। उनकी सांसों से धुंध निकलने लगी और तभी बिना किसी चेतावनी के दीवारें बदलने लगी। पुरानी टूटी फूटी ईंटों की जगह अब लाल रंग के कपड़े, फूलों की झालर और जलते दीपक दिखाई देने लगे। वह सब अब चारों एक और समय में थे। वह रात जब इस कमरे में एक शादी हो रही थी। कमरे के बीचों बीच वही लाल जोड़े वाली दुल्हन बैठी थी, पर उसका चेहरा साफ था, बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उसके सामने गहनों से लदा दूल्हा खड़ा था, महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह। उसकी आंखों में पागलपन सा जोश था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, ये शादी मत होने दो, वो राक्षस है। महाराज का चेहरा बदल गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। दरवाजा खुला और 4-5 सिपाही एक नौजवान को घसीटते हुए अंदर लाए। वह दुल्हन का प्रेमी था, गांव का एक साधारण लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ डर और गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन पर हक जताने की? महाराज गरजे। नौजवान चिल्लाया, वह तुम्हारी दुल्हन नहीं है, वह मेरी प्राण है। कमरा एक पल को सन्नाटे में डूब गया और फिर महाराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। तलवारें उठी और अगले ही पल पूरा फर्श खून से भर गया। दुल्हन चीख पड़ी, पर उसे जंजीरों से पलंग से बांध दिया गया। वह पूरे कमरे में गूंजती हुई आवाज में रोती रही, मुझे छोड़ दो कृपया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। महाराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। और फिर जैसे किसी ने किसी अदृश्य शक्ति को कमरे में बुला लिया हो, चारों तरफ दीपक बुझ गए। सिर्फ दुल्हन की चीखें और जंजीरों की खनक सुनाई देती रही। उनके आसपास का दृश्य फिर बदल गया। अब वो फिर से उसी जर्जर कमरे में खड़े थे, लेकिन पलंग पर अभी भी वही दुल्हन थी, सड़ी गली लाश के रूप में, आंखों के गड्ढों से खून बहता हुआ और जंजीरों से बंधी हुई। मैं अभी भी बंधी हूं, वह फुसफुसाई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर की टॉर्च हाथ से गिर गई। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक चीखा। लेकिन दरवाजा पूरी तरह गायब हो चुका था। कमरे में सिर्फ दीवारें थीं, चारों ओर से बंद। कमरे की दीवारें मानो सांस ले रही थीं। हर सांस के साथ उनका आकार थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, जैसे वो चारों को और करीब खींच रही हों। हवा में सड़ंद और लोहे की गंध इतनी घनी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दुल्हन अब पलंग पर नहीं थी, वो ठीक उनके बीच खड़ी थी, लाल जोड़े में, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, होंठों से मांस लटक रहा, आंखें गड्ढों में धंस चुकी, पर उनमें जलते अंगारों जैसी रोशनी थी। तुम्हें पता है? उसकी आवाज मानो चारों दिशाओं से एक साथ आ रही थी। ये महल क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं नहीं गई, मैं अभी भी यही हूं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस बाहर निकलना चाहते हैं। दुल्हन मुस्कुराई, वह मुस्कान जिसमें न दया थी न इंसानियत। जो यहां आया वो कभी बाहर नहीं गया। अचानक कमरे के फर्श में दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से खून उबलते पानी की तरह ऊपर उठ रहा था और उसके भीतर से हाथ, सैकड़ों हाथ बाहर निकल रहे थे। ये उन मजदूरों, सिपाहियों और गांव वालों की आत्माएं थीं जिन्हें इस महल में बेरहमी से मारा गया था। उनके चेहरे पहचान से परे थे, लेकिन उनकी चीखें दीवारों को हिला रही थीं। कबीर ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, पर हथौड़ा जैसे किसी नरम मांस पर गिर रहा था। दीवार से खून टपकने लगा। रिया की टॉर्च बार बार बंद हो रही थी और हर बार जब रोशनी लौटती, दुल्हन और पास आ चुकी थी। विवेक घुटनों के बल गिर पड़ा, हमें छोड़ दो प्लीज। दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां अर्जुन के चेहरे को छूने लगी, उसके कान में एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें वही देखना चाहिए जो मैंने देखा। और अगले ही पल चारों की आंखों के सामने वो रात दोबारा जिंदा हो उठी।
लेकिन इस बार वो सिर्फ गवाह नहीं थे। अर्जुन खुद उस प्रेमी के रूप में देख रहे थे जिसे सिपाहियों ने पकड़ा था। रिया दुल्हन थी, जंजीरों में बंधी हुई। विवेक सिपाही था जिसने तलवार चलाई थी। कबीर खुद महाराज था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये श्राप था। वे अपने पिछले जन्म के गुनाहों का सामना कर रहे थे जो शायद उनके पूर्वजों ने किए थे, और इस बार दुल्हन उन्हें जाने नहीं दे रही थी। खून में डूबा फर्श अचानक उनके पैरों को निगलने लगा। जितना वे भागते उतना ही वे नीचे धंसते जाते। उनकी चीखें बाहर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, जैसे इस कमरे की दीवारें आवाज को खा रही हों। आखिरी बार रिया ने ऊपर देखा। दुल्हन की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस ठंडी संतुष्टि थी। अब तुम भी मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। और फिर सन्नाटा। जब हफ्तों बाद प्रशासन ने खोजबीन की, उन्हें सिर्फ एक बंद कमरा मिला, 4 मोबाइल फोन जिनके कैमरे अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फुटेज में आखिरी चीज जो दिखाई दी वो थी लाल जोड़े वाली दुल्हन का चेहरा जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने कैमरे का माइक लगाया और तभी एक ठंडी बर्फ जैसी सांस उसके कान के पास महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, तुम देर से आए हो। महल आज भी खड़ा है वैसा ही, लेकिन कहते हैं रात में वहां से 4 अलग अलग चीखें